हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम संज्ञा के विषय को समझेंगे। संज्ञा क्या होता है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। जैसा कि हमने देखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई ना कोई निश्चित नाम ना हो। जिस भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या गुण आदि का कोई भी अगर नाम है तो वह संज्ञा कहलाती है। अब इनको उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, अर्चना का घर इंदौर में है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अर्चना का घर कहाँ पर है? इंदौर में। तो यहाँ पर विशेष स्थान का बोध कर रहा है इंदौर। ओके, अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरा उदाहरण है, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। गंगा नदी क्या है? हिंदुओं की पवित्र नदी। ओके, अब तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गांधी जी जो शब्द है वो एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, तीनों उदाहरणों के माध्यम से हमने यह देखा कि विशेष स्थान या नदियों का गुण या विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं पूर्ण रूप से? 5। अब हम क्रम अनुसार इन भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारी परिभाषा क्या कहना चाह रही है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात होगी, एक ही वस्तु की बात होगी और एक ही स्थान का जो शब्द बोध कराएंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सीता, रीता आदि व्यक्तियों के नाम। तो यहाँ पर हमने देखा एक ही व्यक्ति के नाम दिखाए जा रहे हैं। और अच्छे से समझने के लिए अब चलते हैं नीचे। दिल्ली,
गुजरात, असम आदि स्थानों के नाम। रामायण, साकेत, पद्मावत, कामयानी आदि ग्रंथों के नाम। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही स्थान का नाम है और एक ही ग्रंथों के नाम हमने पढ़े। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो शब्द बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम हमारी दूसरे भेद की तरफ चलते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी आदि। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि नरों की भी जाति होती है, नारियों की भी जाति होती है, ग्रंथ भी एक से ज़्यादा होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद यह सब इकट्ठे होते हैं, यूनिटी में होते हैं। पर्वत भी एक से अधिक होते हैं। कुत्तों की भी एक जाति होती है, हाथी की भी एक जाति होती है, फलों की भी एक जाति होती है एवं नदियों की भी एक जाति होती है। अच्छे से समझते हैं, पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध कराता है, परंतु एवरेस्ट पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एवरेस्ट पर्वत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का बोध कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह एक समूह है। समूह का मतलब एक जगह इकट्ठा होना। परिभाषा से समझते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूह वाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, टीम, संघ, कक्षा आदि। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेना में भी एक से अधिक लोग होते हैं, टीम में भी एक से अधिक लोग होते हैं, संघ में भी एक जगह मीटिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी एक से अधिक लोग होते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों कक्षा में भी एक से अधिक लोग होते हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक लोग इकट्ठे हों वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, इसे हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। सोना, इसे भी हम तोल सकते हैं। चांदी, इसे भी तोल सकते हैं। पीतल, इसे भी तोल सकते हैं।
ऊन को भी तोल सकते हैं और कपड़े को भी हम नाप सकते हैं। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि जिस वस्तु को हम तोल सकते हैं और नाप सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अब हम अपने अंतिम भेद की तरफ चलते हैं जो है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव हैं। बुढ़ापा, भूखा, प्यासा आदि दशा हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आशा होती है, हमें होप होता है किसी भी चीज़ का कि हम यह कार्य कर सकते हैं, और अगर उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं तो वह निराशा का रूप ले लेता है, और हम क्रोध भी करते हैं। तो यह तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब बुढ़ापा, यह भी भाववाचक में है क्योंकि भाव प्रकट होता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। नेक्स्ट है भूखा, प्यासा आदि दशा हैं, यानी कि यह दशा के रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप अपनी माताजी से कहते हैं कि मम्मी जी मैं भूखा हूं, तो आप अपनी दशा का बोध करा रहे हैं। मैं प्यासा हूं, आप अपनी दशा का बोध करा रहे हैं। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका संज्ञा भेद लिखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला शब्द है सड़क। तो मेरे प्यारे बच्चों, सड़क एक नहीं होती, एक से अधिक होती हैं। तो यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। दूसरा है मार्ग। उसी प्रकार मार्ग भी एक नहीं होते, एक से अनेक होते हैं। तो यह भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट हम चलते हैं गांधी मार्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक विशेष मार्ग का बोध किया गया है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि पर्वतों को हम रख सकते हैं, परंतु माउंट एवरेस्ट को हम पर्वतों की श्रृंखला में नहीं रख सकते, क्योंकि वह एक विशेष पर्वत का बोध कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर गांधी मार्ग एक विशेष मार्ग का बोध कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गाय। तो गाय एक नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, अनेक होती हैं। तो यह भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम घोड़ा। तो घोड़ा भी एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि घोड़ा भी एक नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनकी भी एक जाति होती है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम चेतक, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष नाम का बोध किया गया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। नेक्स्ट है बचपन, कि वह मेरे बचपन की बात है। तो वहां पर भाव प्रकट हो रहा है, तो वह एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट है भीड़। तो भीड़ में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं,
तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है सेना। तो सेना में मैंने जैसे कि अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि सेना में भी एक से अधिक लोग होते हैं, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब है हमारा सोना। तो सोना क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि हम इसे तोल सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मित्र। आप हमेशा देखते होंगे अपना भाव प्रकट करते हैं कि यह मेरा मित्र है, तुम मेरे मित्र हो, तो आप अपने भाव प्रकट करते हैं। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार मित्रता, कि मेरी आपसे मित्रता है, तो यहां पर भी आप अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। अंतिम है हमारा शब्द कमाई। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों एक आप भाव प्रकट कर रहे हैं कि यह मेरी वार्षिक कमाई है, यह मेरी सालाना कमाई है, तो आप अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। तो सभी को क्लास कैसी लगी? सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन करें, स्टडी करें और घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।